दोस्तों, कोई भी कंट्री के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व से ही कोई भी कंट्री अपने जरूरत के जो सामान होते हैं वो इंपोर्ट कर सकता है। विदाउट फॉरेन करेंसी आप कोई भी सामान कोई भी देश में इंपोर्ट नहीं कर सकते। दूसरे तरफ फिर क्या होती है, जब कंट्री कोई भी प्रकार की लोन लेती है तो वो जो लोन को रीपे फॉरेन करेंसी से ही की जाती है। लेकिन जब कोई भी देश की फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो कम होने लगता है, जो जरूरत से भी कम होने लगता है, जैसे कि श्रीलंका के हालात आप देखे होंगे, अभी जो पाकिस्तान के हाल चल रहे हैं, तो उसमें बहुत ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो अपने जरूरत के सामान भी इंपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोई भी कंट्री के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। और ये फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाया कैसे जाता है और आते कैसे हैं? ये फॉरेन करेंसी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से ही आता है। चाहे आप सर्विस एक्सपोर्ट करें, चाहे आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें, आपकी एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री का जितना बढ़ेगा उतने फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ता है। और फॉरेन करेंसी रिजर्व जितना बढ़ता है तो वो जो इकोनॉमी है, वो जो कंट्री है, उतना बहुत ही सेफ स्टेट में रहता है। अदरवाइज वो इकोनॉमी का पूरा का क्राइसिस हो जाती है, इकोनॉमी बहुत ही बैड सिचुएशन में आ जाती है। तो कोई भी कंट्री का फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने के लिए उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा। और ये जो एक्सपोर्ट करना अगर ज्यादा से ज्यादा करना है तो सिर्फ कोई भी कंट्री के पास अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट होने के साथ साथ वो जो प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। तो यही चीज को करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर बहुत सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जिसको ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम के ऊपर जाना जाता है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट के वाइज, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ये बने हुए हैं, अलग अलग चीजों को प्रमोट करने के लिए ये बने हुए हैं। अपेंडिक्स 2T जो डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, इसके तहत अभी तक तो टोटल 37 है, जिसमें से करीबन ये टेंटेटिव है और ये चेंज होता रहता है। कभी भी आप जाएं तो आप इसको चेंज कर लें, ये लेटेस्ट है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। 37 टोटल है। कमोडिटी बोर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये टोटल कुल मिला के 37 अभी है, लेकिन ये रीएडजस्ट होते रहते हैं। तो कभी भी आप, अगर आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए तो आपको कभी भी डीजीएफटी के वेबसाइट में विजिट करना चाहिए। Hi, I am Biswanath Sanda. By education, I am an engineer and by profession, I am an entrepreneur and successful exporter. तो मेरी जो ब्रॉड एक्सपीरियंस से मैं आपको आज बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी ये क्या होते हैं, ये किस प्रकार काम करते हैं, और इनका जो मेंबरशिप है, जिसको आरसीएमसी, क्रेस अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो मेंबरशिप आप किस प्रकार ले सकते हैं, और वो मेंबरशिप के लिए आपको कितना फी पे करना है, और मेंबरशिप लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और मेंबरशिप लेने का क्या आसान तरीका है, ऑनलाइन या ऑफलाइन लेनी है। तो ये सारे जो चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये टोटल कितने होते हैं? टोटल जैसे कि मैंने बताया ये 37 से, और यार इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, रीएडजस्टमेंट होते रहते हैं। आपको कभी भी कोई भी प्रकार की आपकी जो कैटेगरी है, अगर उसका ईपीसी के बारे में जानकारी चाहिए या डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में या बोर्ड के बारे में जानकारी चाहिए, आपकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, आप हमेशा उनको कॉल करिए और उनसे डिस्कस करिए। वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहते हैं और बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कॉटन एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ईपीसीएच एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। तो इस प्रकार टोटल 28 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। और इसमें एक अपडेशन है जो मैं आपको बता दूं, जो कैशियो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल था अभी वो आपेडा के अंदर आ गया है। तो आपेडा का आपको कैशियो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप लेने की अभी से जरूरत नहीं है। आपकी जो भी कैशियो के प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे आपेडा के अंडर कवर हो रहे हैं। तो आपेडा का अगर आपके पास आरसीएमसी है तो फिर आप वो चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं। और अभी फिर जैसे कि अगर हम बोर्ड की बात करेंगे, कॉयर बोर्ड, टोबैको बोर्ड और अपने स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड, तो इस प्रकार टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टोटल 7 बोर्ड्स हैं। और इसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें तो आपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पेडा, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी आते हैं। तो अगर पूरा का पूरा डिटेल चाहिए तो अपेंडिक्स 2T जो है मैं आपको अटैचमेंट में अटैच कर लूंगा, वो पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं।
तो इसी प्रकार ये टोटल 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बोर्ड, कमोडिटी बोर्ड एंड जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो काम करते हैं। तो इन्हीं का जो मेंबरशिप होता है इसको RCMC बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। लेकिन जैसा कि ये कोई प्रमोशन काउंसिल और बोर्ड के लिए थोड़ा सा उनका टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंस हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैं आपको बोलूंगा, स्पाइस बोर्ड का जो है उसको क्रेस बोला जाता है, वो RCMC नहीं है, क्रेस CRES, लेकिन दोनों चीज सेम है, क्योंकि ये कोई भी प्रकार की EPC का जो आप मेंबरशिप लेते हैं उसको RCMC या क्रेस इस प्रकार का अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन 95% जो है RCMC के नाम पे ही जाना जाता है। जैसे कि RCMC का जो फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, तो क्रेस की उसी प्रकार है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, मतलब वही चीज है, बस टर्मिन जो वर्ड्स है आगे पीछे किया हुआ है। तो इसी प्रकार इसको नाम से जाना जाता है, इस पर आप कंफ्यूज ना रहिए। तो चलिए अभी हम ये बात कर लेते हैं कि जो EPC का मेंबरशिप है तो इसको लेने में क्या खर्चे आते हैं, कितने पैसे लगते हैं, इसका वैलिडिटी कितना है और इसको लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं जो RCMC लेने के लिए आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो जरूरी है वो IC आपका होना बहुत जरूरी है। IC के बाद ही आप RCMC ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है वो एडिशनल है, आप अटैच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो एडिशनल है सारे, क्योंकि IC में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट कवर हो जाते हैं और ये इंटरलिंक है। और आजकल जो प्रोसेस, इसका जो एप्लीकेशन की प्रोसेस है ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। जो dgft.gov.in वेबसाइट है तो वहां पे जाके आप सभी प्रकार की जो भी कमोडिटी बोर्ड हो गए, EPC हो गए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो गए, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, ये सारे के सारे क्या मेंबरशिप है आप एक ही प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं जो कि dgft.gov.in है। लेकिन इससे पहले अलग अलग हुआ करता था, हर एक की वेबसाइट से अलग अलग हुआ करता था और फिजिकल प्रोसेस भी था, लेकिन अभी ये सारे हटा दी गई है। अभी आप मतलब आप वहां से भी अभी कहीं कहीं अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर शिफ्ट हो गए हैं DGFT को। तो आप DGFT के वेबसाइट से आपके जो भी कमोडिटी बोर्ड या EPC हो आप उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और इनका जो वैलिडिटी है वो हम बात करेंगे 1 अप्रैल, कोई भी ईयर का 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक ही रहता है। आप कभी भी इसका सर्टिफिकेट ले, ईयर के हाफ में ले, अगर समझ लीजिए एग्जांपल तौर पर आप दिसंबर में भी लेते हैं, लेकिन अगले जो मार्च 31 को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक है। आप ईयर के बीच में कभी भी ले, ये आपका 31 मार्च को मतलब वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। इवन आप अगर 1 मार्च को भी लेते हैं, 1 महीने के अंदर ही आपका वैलिडेशन खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें। और इसका जो मेंबरशिप लेना क्या मैंडेटरी है या नहीं है, तो ये मैं बता दूं, अगर आप फूड, फार्मा और केमिकल ये 3 कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये 3 कैटेगरी में बिजनेस करते हैं, तो ये मैंडेटरी है, आपको 100% लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, कस्टम क्लियरेंस हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है। और बाकी का जो दूसरे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो मैंडेटरी नहीं रहता है, लेकिन उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए आप उसका मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए अब हम यह समझ लेते हैं कि इसमें फीस कितने लगते हैं। देखिए ये जो फीस होती है यह हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड और डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग अलग होते हैं। तो आप जो भी कैटेगरी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, आप हमेशा, मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, आप उसके EPC का वेबसाइट में विजिट करें, उनका जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट करें, और वो बहुत कोऑपरेटिव रहते हैं, आपको पूरे के पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, ये जस्ट गाइडेंस के लिए, लेकिन आप जहाँ पे जो कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं आप उसका EPC को हमेशा कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अमेंडमेंट आते रहते हैं। चलिए अभी हम इस जो RCMC और जो क्रेस है इसका जो वैलिडेशन का समय है, वैलिडिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको मैंने तो 1 ईयर बता दिया, लेकिन इसमें भी एक कैच है, समझ लीजिए 2-3 एग्जांपल मैं दूंगा। और ये जो वैलिडेशन है हर कमोडिटी बोर्ड, EPC और डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलग अलग होता है। आपकी जो भी कैटेगरी है, मैं हमेशा आपको बोलूंगा आप उसी कैटेगरी का जो भी EPC, कमोडिटी बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी है आप उसको कांटेक्ट करें। लेकिन 2-3 एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि समझने के लिए आसानी हो। देखिए इसमें वैलिडिटी को कैसे कैच है वो भी मैं समझाता हूँ। अगर EPCH का हम एग्जांपल तौर पर लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इसमें जो मेंबरशिप है ये 3 इयर्स की है, इसका जो वैलिडेशन 3 इयर्स की है। और ये कैसे है, जो मेंबरशिप की आपका जो पे है 2500 है,
प्लस 5000 ईयरली फी है प्लस 18% जीएसटी है। आप इतना पे करेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो 3 इयर्स के लिए वैलिडिटी रहेगी उसकी। लेकिन आपकी जो ईयरली फी है जो 1 अप्रैल को ड्यू हो जाती है, तो जो ईयरली फी है जो 5000 है, जब तक आप पेमेंट करेंगे 3 इयर्स तक, तब तक वैलिडेशन रहेगा। अगर समझ लीजिए आपका 3 इयर्स तो वैलिडेशन है, 2500 आप पे किए हैं, लेकिन आप 1 ईयर का 5000 पे किए हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं पे किए, तो आपका वहां से वो रद्द हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट वहां से ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए और अलग से समझिए, प्रॉपरली समझिए ये चीज को। तो फिर अगर हम दूसरे एक एग्जांपल लेंगे, अपेडा जो कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका जो फी है 5000 है प्लस 18% जीएसटी है, और इसका जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप के लिए अलग फी नहीं है, और ये 5 इयर्स के लिए वैलिडिटी है सर्टिफिकेट। लेकिन ये 5 इयर्स तब तक रहेगा जब आप जो ईयरली 5000 है वो पे करेंगे। समझ लीजिए अभी आप ले लीजिए ये साल, और ये साल आपने पे कर दिया 5000, आप बोले कि 5 इयर्स के लिए वैलिडिटी है, मैं पे नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सेकेंड ईयर में जब 5000 पे करेंगे तब आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, नहीं तो वहां पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आप इस प्रकार सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अगर आपकी जो वैलिडेशन सर्टिफिकेट के नंबर की है वो 5 इयर्स की है, जब आप ईयरली फी पे करते रहेंगे, तो अगर ईयरली फी जो फी है अगर आप पे नहीं किए वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। और अभी हम दूसरा एक स्पाइस बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये अलग है, इसका जो नाम है आरसीएमसी नहीं है, इसको क्रेस बोला जाता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अलग है, इसको क्रेस बोला जाता है। क्रेस को लेने के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आपको 15,000 लगेगा, और ये ईयरली है, और ये इसका जो सर्टिफिकेट की नंबर की वैलिडेशन है वो 3 इयर्स है, लेकिन ये जो 15,000 है आपको ईयरली पे करना पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको 10,000 प्लस 18% जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। सेम केस है, ईयरली पे करना पड़ेगा, तभी 3 इयर्स का वैलिडेशन आपके पास रहेगी सर्टिफिकेट की नंबर की। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ना रहिए, ईयरली फी पे करेंगे तभी आपका वैलिडेशन जो 3 इयर्स 5 इयर्स है अलग अलग वो रहेगी। अगर आप ईयरली फी पे नहीं करेंगे वो वैलिडेशन नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मार्केट में ये बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है। FIO, मेंबरशिप ऑफ FIO, FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका लोग मिसकंसेप्शन ये है, सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका मेंबरशिप ले लो, आप कोई भी प्रकार के प्रोडक्ट जो है ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको दूसरे की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो ईपीसी है, कमोडिटी बोर्ड है, और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका जो आरसीएमसी लेना जरूरी नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है। एक्चुअली क्या होता है, FIO जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में काम करता है। ये आपको वीज़ा रिकमेंडेशन पे और एम्बेसी के जो आप कभी विजिट करते हैं, ये सारे रिकमेंडेशन पे आपको हेल्प करता है। लेकिन आपका कैटेगरी वाइज जो आपको हेल्प है वो FIO से नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात जो है, जो आपकी फूड, फार्मा और केमिकल पे अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में है जिसका मैंडेटरी है आरसीएमसी, तो आपका FIO का मेंबरशिप लेने से नहीं चलेगा, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप कभी भी ऐसा ना करिए कि आप FIO का मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आप लास्ट पे कस्टम क्लियरेंस के टाइम फंस जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ को पूरा का पूरा क्लैरिटी रखिए। FIO का मेंबरशिप कब लेना चाहिए, जब भी कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और वो कहीं भी कवर नहीं होती है, और फिर उसका आप FIO का ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि FIO से ज़्यादातर कुछ खास हेल्प नहीं मिलता है जो कि आपका स्पेसिफिक ईपीसी या कमोडिटी बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर सकता है। क्योंकि FIO जस्ट एक जनरलाइजेशन है, ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में ही काम करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका FIO का जो जरूरत है या नहीं है। तो चलिए अभी हम ये समझते हैं कि ईपीसी का जो आप मेंबरशिप लेते हैं आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है। देखिए, इसमें प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट की जो एनालिसिस है वो पूरे डाटा आपको मिलता है, मार्केट की जानकारी, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी, ये सारे आपको मिलता है, बायर्स के डाटा आपको मिलता है, और आपको जो एग्जीबिशंस का डिटेल्स है वो भी आपको मिलता है, कहाँ पे किस प्रकार के एग्जीबिशंस होते हैं वो सारे मिलता है, वीज़ा रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं, और MAI एक स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। ये स्कीम के तहत आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे स्टॉल लगाना या नेशनल एग्जीबिशंस पे स्टॉल लगाना आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। आप जो स्टॉल लगाएंगे उसमें आपको सब्सिडाइज रेट पे स्टॉल की जो चार्ज है वो देना पड़ता है, एयर फेयर भी सब्सिडाइज हो जाती है। लेकिन ये सबको नहीं मिलता है, ये किसी जैसे कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसमें से जो भी उनका नंबर्स होते हैं उसके अंदर ही कुछ लोग सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन ये मिलता है। तो ये सारे जो अलग अलग चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करके ईपीसी आपको बहुत ही मदद करता है आपकी जो एक्सपोर्ट को इंटरनेशनल मार्केट पे प्रमोट करने की।
तो ये सारे फायदे आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ईपीसी का मेंबरशिप मैंडेटरी हो जाती है तो वो उस केस में तो आपको लेना ही लेना है। और जैसे कि एपेडा वगैरह में अपने जो फूड फार्मा और केमिकल में उनके खुद के लैब्स भी हैं और बहुत सारे कंट्री ये भी डिमांड करते हैं कि एपेडा या ये जो फूड फार्मा केमिकल के जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होते हैं उनके ही लैब से टेस्टेड होनी चाहिए तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो उस केस में तो आपको मैंडेटरी ही हो जाती है। तो इस प्रकार जो भी सारे टेस्टिंग लैब ये सारे जो फैसिलिटीज हैं ये आपको ईपीसी ही प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब भी आप अपने जो कैटेगरी के ईपीसी कमोडिटी बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके वेबसाइट पे आप रीच करेंगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जब आप उनको कॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी इसमें से मिल जाएगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ था कि आपके आइडिया जो है ईपीसी और कमोडिटी बोर्ड और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उनके बारे में थोड़ा जानकारी देने के लिए। फाइनल नोट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ERCMC लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पे करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका जो एक अटैचमेंट है स्टेप बाय स्टेप गाइड है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया हूं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि अगर ERCMC DGFT के वेबसाइट में आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस गाइड का सहारा लेके आप विदाउट कॉस्ट ERCMC के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैं आपको ईपीसी कमोडिटी बोर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके मेंबरशिप जो RCMC बोला जाता है उसके बारे में ब्रीफ आइडिया और क्लैरिटी देने में सक्षम रहा हो, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है बहुत ही प्रिसाइसली बहुत एक्यूरेटली जनरेट करता हूं और इसको जनरेट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। और अगर आपको इसमें से वैल्यू मिलता हो और मेरे एफर्ट्स को एनकरेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दें ताकि जो अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपका उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।